ओके स्टूडेंट, तो पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? ये सेकेंड लेक्चर है ना? तो हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे थे जिसमें सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिए हैं, बट उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन, राइट? कुछ ऐसा एग्जाम्पल था। जो भी बन रहा है और t इक्वल 0 पे मेरे पास n0 था, बट n0 ही t इक्वल 0 पे था, उसका फर्दर प्रोडक्शन, और t इक्वल टू टी पे n है, करेक्ट? तो फार्मूला एक मिला था इसके लिए, इस कंडीशन के लिए एक मिला था n इक्वल टू n0 e टू द पावर लैम्डा इंटू टी, और यहाँ से ही एक फार्मूला में डिराइव किया था a इक्वल टू a0 e टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, दो फार्मूला है। और आपको पिछले क्लास में ये भी डिफरेंस समझाया था कि कहाँ पे एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल होता है और कहाँ पे एक्टिविटी और माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल नहीं होगा। ये दिमाग में है ना? चलिए अब यहाँ देखिए, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के टाइम पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द माइनस लैम्डा इंटू टी, करेक्ट है ना? इसको क्या बोलेंगे, टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ का वैल्यू क्या इतना लिख सकते हैं? जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, ये लिख लीजिए। ये बताने का रिक्वायरमेंट है कि दोनों तरफ लॉग लेंगे बेस ई, हो जाएगा ना? चलिए, तो ये है हाफ लाइफ, बट यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है स्टूडेंट, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का डेरिवेशन का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरेज लाइफ के लिए टी एवरेज के लिए जस्ट 1 बाई लैम्डा, डेरिवेशन करने के बाद आपको यही मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स के असाइनमेंट का भी फॉलो कीजिएगा कैटलिस्ट का, तो उसमें भी क्वेश्चन बैंक में एवरेज लाइफ पूछा जाएगा। वहाँ पे हाफ लाइफ की जगह पे एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ के लिए वहाँ पे 1 बाई के रहेगा, यहाँ पे 1 बाई लैम्डा है, राइट? टी एवरेज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई लैम्डा। देखिए, तो इसका यहाँ पे ऐसे यूज कर सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं। कुछ रिकॉल हो रहा है? कोशिश कीजिए। n इक्वल टू एन नॉट हाफ के पावर n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ, इसका हाफ लाइफ वेरिएबल रहेगा या गिवन रिएक्शन का कांस्टेंट रहेगा? हाफ लाइफ, गिवन रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या रहता है, कांस्टेंट। ये फार्मूला मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, इस फार्मूला के लिए
n इक्वल टू n नॉट e टू द माइनस लैम्डा इंटू टी। ऐसा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं पावर ऑन द टी हाफ बाई टी हाफ। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, करेक्ट है। और इसका वैल्यू यहां देखिए, इसका वैल्यू कितना है, हाफ। इसके बाद हाफ पुट करते हैं यहां से, एग्री। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट हाफ के पावर t बाई टी हाफ। और t बाई टी हाफ को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम बाई हाफ लाइफ, करेक्ट। टोटल टाइम 10 आवर है, हाफ लाइफ 2 आवर है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, 5। तो n इक्वल टू टी बाई टी हाफ। अब यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, सम टाइम डायरेक्टली मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इतना हाफ लाइफ के बाद टोटल नंबर ऑफ एटम कितना बचा हुआ रहेगा। तो भाई यहाँ पे जितना न्यूक्लियस रहेगा उतना ही तो एटम रहेगा। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ न्यूक्लियस अलग रहेगा या सेम रहेगा। अगर आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया एटम बोलकर, तो वहाँ से तो काम चल जाएगा। या मास, नहीं लगता कि यहाँ से ए क्या है, यहाँ पे एन है, करेक्ट। इसको यहाँ पे हटा, इस लिख लिए, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस बट इसको एटम भी सपोज कर सकते हैं, राइट। और यहाँ देखिए एन लिख दिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए तो सही है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल इंटू व्हाट, एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल पे भी तो अप्लाई हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल के लिए लिख सकते हैं मास बाई मोलर मास या एटॉमिक वेट, जो भी रहेगा। इसको मास के लिए भी अप्लाई कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन बैंक में आपको रिक्वायरमेंट हो सकता है, ठीक है, लिख लीजिए। तो इसी का लाभ यहाँ पे भी उठा लेंगे, फायदा उठाएंगे। इसी का लाभ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। बट ये जितना भी फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, उस फार्मूला का क्राइटेरिया कंडीशन क्या है कि मेरे पास एक सैंपल है और उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हटाया जाए, इस पे क्वेश्चन आएगा, हम लोग जानते हो रहेंगे बट क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा पजल हो सकता है। डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ओके सर, ये जो था माइनस लैम्डा इंटू टी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन पा रहे हैं, इसी को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं इसका मोल के टर्म में, और इसी को मास के टर्म में अप्लाई कर सकते हैं रिक्वायरमेंट होने से। लिख लीजिए, ठीक है।
हो गया ना। इसको हटा रहा हूँ। हेडिंग बनाइएगा, कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन, ऐसे ही टर्म पूछ रहे हैं। फिजन में ब्रेक होगा, फिजन में ब्रेक होगा, कब होगा, क्या कंडीशन, वो नहीं पूछ रहे हैं। फिजन और फ्यूजन, फ्यूजन में जुड़ेगा और फिजन में ब्रेक होगा, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम ब्रेक होकर जो भी देता है, राइट, ब्रेक होकर, तो उसको फिजन बोल रहे हैं, टूटना। अब फ्यूजन तो हो रहा है कहाँ पे, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल स्टार में, राइट, जहाँ पे हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ से एनर्जी मिल रहा है, तो हो गया फ्यूजन का प्रोसेस, राइट। और आपके सिलेबस में है बोर्ड में प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी में भी होगा, तो मैं सब कुछ यहाँ पे खत्म पढ़ाऊँगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, कुछ भी है, और इस फार्मूला से इतना समझ में आ गया है कि एनर्जी ही मास और मास एनर्जी ही है। एनर्जी ही क्या है, रेडियो एक्टिविटी में आप कीप इन माइंड, एनर्जी ही मास है, मास ही एनर्जी है, मतलब मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी, करेक्ट। तो मान लेते हैं कि एक कोई है जो अभी रेस्ट में है, और एम मेरा इसका रेस्ट मास है, क्या है, रेस्ट मास, और ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी ये दो फ्रैगमेंट में ब्रेक हो गया, और M1 और M2 में, और M1 एंड M2, M1 एंड M2 रेस्ट मास है, क्या है, मतलब अगर ये रेस्ट में रहता तो इसका मास M1 रहता, और रेस्ट में रहता तो इसका मास M2 रहता। और मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी V2 इधर है, तो बोलिए V1 किधर होना चाहिए, तो सर कंजर्वेशन मोमेंटम भी तो होगा, बिफोर ब्रेकिंग रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, 0। और ये जो ब्रेक हुआ है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैं बोल रहा हूँ या इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से, तो कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जानते होंगे dp/dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल होता है, करेक्ट। और अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो dp/dt क्या हो जाएगा, 0, मतलब p क्या, कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर यहाँ पे इनिशियली रेस्ट में है सिस्टम, तो मेरा सिस्टम बाद में भी क्या है, सॉरी, इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम अगर 0 है तो बाद में भी क्या रहेगा, तो अगर इधर V2 है तो इधर इसका इधर क्या रहेगा, V1 रहेगा। तो एक फार्मूला तो मिल जाएगा, M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2,
भाई आप ए तो लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, एग्री। इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो क्या लिखिएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2, और इसका अगर मॉडुलस लेंगे तो क्या यहाँ से मैग्नीट्यूड लेने से यहाँ पे m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2 तो लिख सकते हैं एवरीवन। तो m1 v1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ तक आइए, यहाँ तक किस कौन सा कंजर्वेशन से आए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए m1 प्लस m2 और m इन दोनों का मास इक्वल है या डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में रहते हैं, कहाँ पे, न्यूटन के मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास रोटेशन में, तब तो ऑब्वियसली m1 प्लस m2 इक्वल टू व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में m1 प्लस m2 लेस देन m रहेगा। बोले क्यों, यहाँ पे जो ब्रेक हुआ करेक्ट, और अभी हीट एनर्जी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, किसको इग्नोर कर रहा है, तो ये जो इसका स्पीड आया और जिसके वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी आया है करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, तो एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ व्हाट, रेस्ट मास एनर्जी करेक्ट। इसका मतलब है कि इस यहाँ पे अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि हेडिंग ही मेरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रेस्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उस तरफ रेस्ट मास एनर्जी कितना है और इस तरफ रेस्ट मास एनर्जी, और यहाँ पे क्या लिखेगा, और साथ में इधर ये भी तो है k1 प्लस k2, क्या है k1 प्लस k2, देन k1 प्लस k2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर m माइनस m1 प्लस m2 इंटू सी स्क्वायर, हाँ ना। और ये वैल्यू कभी निगेटिव होगा, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव होना है इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू छोटा है। तो आफ्टर डिसोसिएशन इसका रेस्ट मास जो रहा वो इनिशियल का रेस्ट मास से ज़्यादा रहा है या कम हो गया है। तो जो लॉस इन रेस्ट मास एनर्जी हुआ, क्या हुआ, लॉस इन रेस्ट मास, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, तो जो एक क्या है, एक लॉस इन व्हाट, रेस्ट मास एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अदर फॉर्म में सिर्फ मैं काइनेटिक कंसिडर करूँ, बाद में हीट में भी कंसिडर रहेगा राइट। तो कन्वर्टेड टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। और इसी का मैं यूज करूँगा अल्फा डिके में, बीटा डिके में, बीटा प्लस में और बीटा माइनस में, इवन बाइंडिंग एनर्जी में। तो अभी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड व्हाट, लॉस इन रेस्ट मास एनर्जी करेक्ट। और इसी को एक्चुअली बाद में आगे चलकर क्यू वैल्यू बोलेंगे। कौन सा वैल्यू रेडियो एक्टिविटी में, क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू क्या है, ड्यू टू गेन या लॉस, ड्यू टू गेन या समटाइम्स गेन भी होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस, ड्यू टू गेन या लॉस, और दोनों लॉस या गेन दोनों का जो भी रहेगा, गेन रहेगा तो m1 प्लस m2 माइनस m रहेगा, लॉस रहेगा तो m माइनस m1 प्लस m2 रहेगा। इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्यू वैल्यू इन रेडियो एक्टिविटी, क्यू वैल्यू इन व्हाट। और यही काम तो होना है अल्फा डीके में, बीटा प्लस में और बीटा माइनस में, के कैप्चर में होना तो यही है कि कोई एक रहेगा और ब्रेक करेगा राइट। तो इसी को मैं एक जनरलाइज थीम लिया कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक मास है जो ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी यहाँ पे स्टेबल नहीं है और ब्रेक कर गया, अब खुद से ब्रेक कर गया है m1 m2 में, और ब्रेक किया है, एक्सप्लोड हुआ राइट। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो एनर्जी दिया, तो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी का इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आया, वो तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसी ने कोई ना कोई एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा, एनर्जी नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय राइट। तो कौन सा एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो डैम श्योर रेस्ट मास एनर्जी थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक जाते हुए, वही रेस्ट मास एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, काइनेटिक एनर्जी में। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। रेडियो एक्टिविटी में क्या बोलेंगे, क्यू वैल्यू।
अब देखिए भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया थीम, राइट। तो एक पहला बार तो ये तो समझ में आया कि क्यू वैल्यू क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लेते हैं कि मेरे पास मोटा मोटी रहना मिलेगा तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यहाँ देखिए, तो न्यूक्लियस का मास तो जनरली AMU में दिया रहेगा, तो जो भी मिलेगा, या इवन इलेक्ट्रॉन भी दिया रहेगा तो उसका मास तो AMU में हम लोग निकाल सकते हैं, एग्री, सबका वैल्यू AMU में दिया रहेगा। तो सर ग्राम में भी दिया रहेगा तो क्या उसको AMU में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? 1/Na इक्वल टू 1/Na, ग्राम इक्वल टू 1 AMU। तो यहाँ पे वैल्यू अगर AMU में दिया रहेगा और ए वैल्यू भी AMU में, AMU समझते हैं ना, उसको रेडियो एक्टिविटी में स्मॉल यू से HC प्रमाण में दिखाया रहेगा, इसे दिखाया रहेगा स्मॉल यू से। तो यहाँ पे AMU, यहाँ भी AMU, यहाँ भी AMU, करेक्ट। तो क्या सब में AMU कॉमन हो जाएगा, और AMU इंटू C² 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पिछले क्लास में डिराइव किए थे, याद है आप लोग को। प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी, प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितना था? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैलकुलेशन होगा, यहाँ से हो जाएगा ना, क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज क्यू वैल्यू ऐसा ही इतना ही आसान मिलेगा, एक जनरल थीम समझाए। और क्यू वैल्यू ही किसमें, ये जो क्यू वैल्यू रहेगा रेस्ट मास एनर्जी ही किसमें किसमें कन्वर्ट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी में एज वेल एज व्हाट, हीट एनर्जी में, या न्यूक्लियस को एक्साइट करने में, समझ गए। तो इस सारे चीज़ों में हम लोग देखेंगे 1 by 1। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए लिख लीजिएगा, इसको हटाएं। अब इस कॉन्सेप्ट पे मैं बाद में आऊँगा, पहले उससे पहले एक प्रॉब्लम कीजिए। और एक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाने के टाइम पे मैं आप लोग से प्रॉमिस किया था कि वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में 2 टाइप का रिएक्शन ले रहे थे, एक पैरेलल रिएक्शन, एक सीरीज रिएक्शन। बट सीरीज रिएक्शन में मैं डायरेक्ट एक फार्मूला दे दिया था, बोला था कि रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे अच्छे से समझाएंगे उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए प्रॉब्लम सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। बट मेडिकल वाला बच्चे इसका रिजल्ट सिर्फ याद रखिएगा, ये है आपका सिलेबस का पार्ट है। बट ये प्रॉब्लम पीरियड का 229 नंबर है, बट इसका रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई A1 with decay constant λ1 transform into radioactive nuclei A2 with decay constant λ2. Suppose that at the initial moment the preparation contain only the radionucleus A1. Suppose that at the initial moment the preparation contain only the radionuclei A1. करेक्ट। अब यहाँ पे आगे भी कहानी बढ़ता, A2 कन्वर्टेड इनटू A3, A3 कन्वर्टेड इनटू, दैट इज काइंड ऑफ व्हाट, पैरेलल या सीरीज, सीरीज। फाइंड, पहला क्वेश्चन,
फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द एक्युमुलेशन ऑफ, फाइंड आउट द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द accumulation of radionucleus A2 with time. मतलब कहने का मतलब है कि फाइंड द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द एक्युमुलेशन ऑफ रेडियोन्यूक्लियस A2 विथ टाइम, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन में। सेकंड, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियस A2, द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द एक्टिविटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियस A2 reaches the maximum value, reaches the maximum value. क्वेश्चन सब लोग लिख लिए? इस the find out the time interval after which activity of nucleus A2 becomes maximum. यहां देखिए, यह है A1, A1 किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? A2 में। और A1 का टूटने का डिके कांस्टेंट क्या है? λ1। और A2 कन्वर्ट हो रहा होगा A3 में, इसका ब्रेक होने का क्या है? N2। और यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पे सिर्फ क्या बोला गया है कि मेरे पास सिर्फ इसका न्यूक्लियस है। एग्री? इसका नहीं है, इसका नहीं है, सिर्फ किसका है? और इस क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन किया हुआ है कि A1 का प्रोडक्शन हो रहा है। करेक्ट? ये नहीं मेंशन, इसका मतलब A1 का जितना लिया हुआ था उतना लेकर छोड़ दिया गया। करेक्ट? और A कितना था? t इक्वल 0 पे, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। करेक्ट? 0। अब t इक्वल टू t पे मान लेते हैं कि इसका N1 है, ऐसा क्या मान लेते हैं? N2 है। तो आपको निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन में N2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है भाई? N2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व करके। करेक्ट? और दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक्टिविटी ऑफ 2 का मैक्सिमम वैल्यू। राइट? मतलब टाइम आफ्टर विच एक्टिविटी ऑफ 2 बिकम्स। तो एक्टिविटी के लिए ओरिजिनल फार्मूला क्या था? लैम्डा इंटू एन। यहाँ देखिए A2 के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट A2 के लिए एक्टिविटी, इसका एक्टिविटी और इसका माइनस dN2/dt और इसका एक्टिविटी क्या सेम रहेगा? सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं सेम रहेगा? क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। करेक्ट? इसका ये चीज़ अलग मतलब रखेगा और ये अलग मतलब रखेगा। या समझ में आया? बट A1 के लिए माइनस dN1/dt और एक्टिविटी इक्वल रहेगा। हाँ या ना? क्योंकि इसका सिर्फ क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन, बट इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा। बट इसका इसके लिए क्या हो रहा है? इधर से आना इसके लिए प्रोडक्शन कहलाएगा, इधर से जाना क्या कहलाएगा? तो कहाँ पे dN/dt माइनस dN/dt एक्टिविटी के बराबर होता है, कहाँ पे बराबर नहीं होता? तो इस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके लिए क्या रहेगा? ये वैल्यू इक्वल रहेगा, बट इसके लिए ये वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा भाई? जब N2 मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इसके लिए फार्मूला तो एक्टिविटी का ही रहेगा ना। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछने का मतलब है कि N2 का मैक्सिमम वैल्यू। हाँ या ना?
और n2 का मैक्सिमम वैल्यू निकाल कैसे आएगा सर? तो जब आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है तो आप मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़े हैं। कोई फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन देने के बाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तब पूछेंगे बाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या करते हैं आप लोग? डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, और अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव आता है तो हुआ। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, यही काम करना। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? तो सर सबसे पहले n2 तो निकल जाए, n2 निकल जाए तो काम बन जाएगा। और आप में से कौन कौन सा मैथ वाले स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए हैं? ऑलवेज गिव अप के लिए बात करते हैं, थोड़ा तो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं। क्वेश्चन में क्या निकालना हो तो समझ में आ जाएगा। अब मेडिकल वाले क्या करेंगे, बस नोट डाउन करते रहिए, लास्ट में जो मैं बॉक्स बनाऊंगा वो आपके लिए थ्योरी बन जाएगा। प्रॉब्लम कम है, थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा। इस केस के लिए, एक मिनट, इस केस के लिए ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगा? इसके लिए भाई आएगा तभी तो जाएगा, आएगा तभी क्या होगा, जाएगा, राइट? तो यहाँ पे dn2/dt क्या है? यह चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, या चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहलाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से 10 न्यूक्लियस पर सेकंड आ रहा है और 8 न्यूक्लियस पर सेकंड जा रहा है, राइट, टूटकर, तो बच कितना रहा है पर सेकंड? 2 न्यूक्लियस, वही तो ये है। इसका मतलब है कि dn2/dt इक्वल टू क्या है? इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2 माइनस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A2। क्या मैंने सही बोला? दिस इज कॉल्ड व्हाट? चेंज ऑफ न्यूक्लियस, चेंज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ A2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिखिए लैंग्वेज में, चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहां देखिएगा A2 का प्रोडक्शन और इसका डिकम्पोजिशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? जितना से टूट रहा है उतना ही से तो बन रहा है। इसका सोर्स बनने का क्या है? इसका टूटना। तो इसका प्रोडक्शन और A1 का डिकम्पोजिशन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? और A1 का डिकम्पोजिशन को ही तो एक्टिविटी बोल रहे हैं। A1 का किसी का टूटने का ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ डिके, रेडियो एक्टिव डिके इज नोन एज व्हाट? एक्टिविटी। तो क्या इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ A2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग क्या एक्टिविटी ऑफ A1 बोल दें, और A2 का टूटने को हम लोग क्या एक्टिविटी ऑफ A2 बोल दें? A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। अरे मैं एट एनी टाइम टी ले रहा हूं, मैं एट एनी टाइम टी। यहां तक समझ में आ गया? किसी को डाउट? A1 माइनस A2 क्यों लिखा? बोलते ही नहीं भाई, सबसे बड़ा समस्या यह है। चलिए dn2/dt इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट? λ1n1, सही है, माइनस मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी इसका n1 मान लेते हैं, इसका n2 मान लेते हैं ना, माइनस λ2 n2। यहाँ तक आ जाइए। ये हो जाएगा तो बोलिएगा। यहाँ देखिए नीलांजन, n1 इक्वल टू ए यूज कर सकते हैं। आज ये फार्मूला बता रहे थे कि ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है? ये फार्मूला उस
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के लिए वैलिड है जिसमें सिर्फ डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन, तो ए का तो वही हो रहा है A1 का, उसका सिर्फ क्या हो रहा है डिकम्पोजिशन प्रोडक्शन। तो क्या N1 के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं? बट A2 के लिए आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं भाई, A2 के लिए फार्मूला आपको यूज करने का पावर नहीं है, करेक्ट है ना। तो dN2/dt इक्वल टू λ1 N0 e के पावर λ1 t माइनस λ2 N0। यहाँ देखिए ओनली वेरिएबल इज व्हाट N2 and टाइम एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द व्हाट solve this differential equation and find N2 as a function of time। ये मैथ वाला स्टूडेंट के लिए चैलेंज है। सॉल्व, यहाँ तक पहुँचे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड N2 as a function of time। अब मेडिकल वाले बैठ कीजिए हैप्पीएस्ट मोमेंट का। देखिए कितना बढ़िया से मतलब हम लोग अपने टीचर का लिखते रहते थे, जो सर बोलते थे यहाँ पे N2 ये लिखा हुआ है ना, हेयर वी कैन नॉट राइट N2 एज N2 लाइक दिस, बिकॉज डीके भी हो रहा है और फॉर्मेशन भी हो रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। तो वो फार्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, जहाँ पे सिर्फ क्या होता रहा है डीके, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो 90% स्टूडेंट को तो फार्मूला तो पता होता है लेकिन फार्मूला किस कंडीशन में लिखा रहता है वो पता नहीं होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे लिख सकते हैं, अच्छा स्टूडेंट एक काम कीजिए, तो ऐसा डिफ्रेंसिएशन आपको पता था जिसमें यू और भी का प्रोडक्ट आता था, क्या करते थे, दोनों का वेरिएबल है तो यू को डिफ्रेंशिएट करते थे, भी को कांस्टेंट। ये इसको रफ में ऐसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ रफ, इसको तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसमें N2 को डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको बाहर रखिए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको बाहर रखिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद कितना आता है, ये जस्ट एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है। अब प्लस N2 λ2, देख तो मेरा डिफ्रेंशिएट किया हुआ सही है, यस ओके, इसका मतलब ओके सर। इस टर्म में यहाँ देखिए इस टर्म में अगर लैम्डा, इस टर्म में अगर ए टर्म रहता और इस टर्म में भी ए टर्म रहता तो इस पूरे टर्म के बदले ए लिख देते, है या ना, लिख सकते थे। इसका मतलब है एक जस्ट हिंट, फर्स्ट टाइम मुझे भी कोई सॉल्यूशन करके दिखाया ही है।
तो एक काम कीजिए, दोनों तरफ लैम्डा दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई टू द पावर लैम्डा 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई टू द पावर लैम्डा 2 इंटू टी। ये दोनों तरफ शॉर्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 एन नॉट और ई के पावर, सही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। भाई इसके बदले यहाँ देखिए, कभी कभी जैसे एक्स डी बाई प्लस बाई डी एक्स, बदले हम लोग लिख देते हैं ना डी एक्स बाई, ये बहुत आसान फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वैसे ही इस पूरे के बदले क्या इतना लिख सकते हैं, अब तो डिफरेंशिएट करके वहां पे दिखा दिए हैं, तो क्या इस पूरे टर्म के बदले यहां से लेकर यहां तक के बदले क्या ये लिखा जा सकता है, आप लोग भी लिख लीजिए, हर काम के लिए नहीं होता है, कुछ प्रैक्टिस के लिए भी होता है, बाद में फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। हो गया ना, यहाँ पे ठीक था भाई, क्या इतना लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या था, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ तक अगर लिख लेंगे, एक खास करके इंजीनियरिंग साइड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन का बनाने का तरीका आप सीख रहे हैं, ठीक है। अब मेडिकल वालों के लिए खाली रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन रिजल्ट डायरेक्ट वो केमिकल काइनेटिक्स का फार्मूला बनेगा सीरीज रिएक्शन के लिए। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा, हो गया है। चलिए डीएम का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, वैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, तो क्या डायरेक्टली इस इंटीग्रेशन के बदले एन टू ई टू द पावर लैम्डा 2 इंटू टी इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट, ये तो कांस्टेंट ना, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी और डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस, और अगर इनडिफरेंट कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वैसा इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन हो और कुछ वेरिएबल फंक्शन हो, उसी को तो बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नया बात है, तो डी बाई डी एक्स का फॉर्म हो और कुछ वेरिएबल हो, उसको सॉल्व करने का तरीका, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू कहाँ से आता है, सर कंडीशन प्रॉब्लम दिया हुआ रहता है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल 0 पे n2 क्या था बोलिए तो 0 था, t इक्वल 0 पे n2 का वैल्यू 0 कीजिए, तो t इक्वल 0 पर अगर n2 का वैल्यू 0 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0, और ए टर्म क्या हो जाएगा n नॉट ई टू द पावर लैम 1 ना,
अब प्लस सी, करेक्ट। तो सी का वैल्यू, अरे ए तो 1 हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया 1 हो गया। तो सी का वैल्यू कितना, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, सी का वैल्यू निकल गया। अब इस सी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। समझ रहे हैं, सी का वैल्यू किसके हेल्प से निकाले, एन नॉट इनिशियल में क्या था 0 था, तो अब एन टू ई टू द पावर लैम्डा 2 इंटू टी इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू टी और डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और सी का वैल्यू कितना है माइनस लैम्डा 1 एन नॉट और डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। जो भी इसमें कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन निकालिए बाहर, तो क्या कॉमन क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 एन नॉट और डिवाइड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यही कॉमन रहेगा भाई, ई टू द पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टी और माइनस 1, ये सही है। तो n2 इक्वल टू क्या मैंने सही लिखा, देखिए तो सही है। और ए ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, आपको नहीं लगता ऊपर जाके लैम्डा वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचा हुआ किसका रहेगा, लैम्डा 1 का, ठीक है। दिस इज n2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज n2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। तो सर ये n2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो एडवांस का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, राइट। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं वो समझ लीजिए। तो ये इसको थ्योरी मान के इसको रट सकते हैं एटलीस्ट, मतलब इट इज क्या था सीरीज रिएक्शन के लिए। और जनरली मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ केमिकल काइनेटिक्स में से ए से बी और बी से सी, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स सीरीज रिएक्शन ये क्या रहेगा K1, ये क्या रहेगा K1 का काम यहाँ पे लैम्डा 1 कर रहा है और K2 का काम यहाँ पे कौन कर रहा है लैम्डा 2। तो सी एज ए कॉन्सेंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा जाएगा तो हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट क्या रहेगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा K1 C नॉट बाई K2 माइनस K1 इंटू पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस ई का पावर माइनस K2 इंटू टी। तो इसको थ्योरी मानकर ही इसको रट्टा मार लेना है, कि आपके पास जेईई मेन में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ किसी को पढ़ाना रहेगा तो वहाँ पे इंप्रेशन के लिए कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि आप इसको रट जाइए। तो मेडिकल वाले के लिए बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों हुआ कैसे हुआ वो भविष्य के गर्त में, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका। तो यहाँ देखिए N2 निकाल गया, तो क्या यहाँ से हम लोग ए भी निकाल पाएंगे, एक्टिविटी ऑफ A2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्टिविटी के लिए क्या लैम्डा 2 इंटू N2 लैम्डा 2 इंटू N2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द टाइम एट विच एक्टिविटी ऑफ A2 बिकम्स मैक्सिमम। तो एक्टिविटी ऑफ A2 मैक्सिमम कब होगा, जब N2 मैक्सिमम होगा। N2 मैक्सिमम कब होगा, जब डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके चेक करेंगे, वो टाइम निकालेंगे। तो देखिए फाइंड द, अब मैथ वाले बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए इक्वल टू 0 कीजिए, वो टाइम बताइए।
अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करके जीरो कीजिएगा तो t इक्वल टू आएगा लैम्डा ln लैम्डा टू वाई और डिवाइड बाई लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन आया होगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम एट विच n2 बिकम्स व्हाट। ये कैसे पता चला? ये तो काम नहीं करना चाह रहा इसलिए चुप हो गए। मतलब आगे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको डालना पड़ेगा, राइट? ये घर पे कर लीजिएगा। मेरा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इस ये तो सिर्फ बता क्रिटिकल पॉइंट दिया ना, जहाँ पे मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, करेक्ट? उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, हालांकि मिनिमम नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि एक मिनिमम तो जीरो से स्टार्ट ही हुआ है, जीरो तो है नहीं t इक्वल जीरो पे। तो दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और उसको पुट कीजिएगा इसमें, इस वैल्यू में पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएट ये वैल्यू एक बार और डिफ्रेंशिएट करें डी एन टू बाई डी टी स्क्वायर, और तब इस वैल्यू को वहाँ पर डालेंगे, निगेटिव डायमेंशन आ जाएगा। बट आप लोग क्या कीजिए, इस टाइम का एक केमिकल रिएक्शन में फार्मूला दिया होगा, राइट? वहाँ पर बोला था घट जाइएगा। दिस इज द टाइम एट विच, इसको हम लोग बोलते हैं टी मैक्स, बट मैक्स फॉर व्हाट? दिस इज द टाइम एट विच प्रोडक्शन ऑफ A2 बिकम्स, सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ A2 बिकम्स, प्रोडक्शन नहीं, न्यूक्लियस ऑफ A2 बिकम्स, दिस इज द टाइम एट, ए डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव, ऑलरेडी आ चुका है भाई, इसी को रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है? दिस इज द टाइम एट विच न्यूक्लियस ऑफ A2 बिकम्स मैक्सिमम। तो आपका A2 का न्यूक्लियस जिसका नाम A2 था, उसका एक्टिविटी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा था। तो इसके लिए लैम्डा टू N2 मैक्स, करेक्ट? और N2 मैक्स के लिए यहाँ पे टाइम पुट करना पड़ेगा ना, ये टाइम पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये टाइम यहाँ पुट करेंगे तब वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट? अब सबका हिम्मत ही आ रहा है टाइम पुट करने में। पुट कीजिए, कितना वैल्यू आएगा? हालांकि ये मैक्सिमम, ये नहीं, एक मिनट, ये नहीं निकालना था, क्वेश्चन का ये पार्ट था ही नहीं, सिर्फ टाइम निकालना था, राइट? तो आप लोग को थोड़ा दया दृष्टि रहा, सिर्फ निकालना था फाइंड द टाइम एट विच एक्टिविटी ऑफ A2 बिकम्स मैक्सिमम। तो दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये था प्रॉब्लम कहीं का इरोडोप का, बट एक्चुअली हम लोग के लिए थ्योरी बन गया, और उसके लिए ए बॉक्स और ए बॉक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसी को शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, करेक्ट है ना? बट ए फार्मूला किसके लिए है? जहाँ पे उस टाइम, उस प्रॉब्लम के लिए, एक मिनट, जहाँ पे A2 नहीं था पहले में, A2 क्या था इनिशियली? जीरो, और तब निकाल रहे हैं, करेक्ट? एक क्वेश्चन और बनाइए। अच्छा, आप लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँच गए होंगे ना?
ये तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा नहीं सर करवाए हैं, तो सर से बोलना है कि सर ये वाला करवा दीजिए, क्योंकि ऐसे में लगेगा। ठीक है, ये आएगा तो इस टाइप का करवा लेना है। ठीक है, देखिए ए P32 रेडियो न्यूक्लियस, ए P32 फास्फोरस 32 रेडियो न्यूक्लियस विथ हाफ लाइफ T equal to 14.3 days is produced in a reactor, at a constant rate. मतलब प्रोडक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्शन का रेट दिया हुआ Q इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁹ न्यूक्लियाई पर सेकेंड। करेक्ट, ये दिया हुआ प्रोडक्शन का रेट। फुल स्टॉप। हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन, हाउ सून after the beginning of production of that nucleus, how soon after the beginning of production of that nucleus will its activity becomes equal to 1 into 10⁹ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो क्या हम लोग डीके कांस्टेंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे पर सेकेंड में चल रहा है बात, तो इसका भी डीके कांस्टेंट हम लोग सेकेंड में निकाल लेंगे। मतलब लैम्डा इसका हम लोग को पता है, लैम्डा निकल जाएगा ना। इसको हटाएं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक कोई कंटेनर है जिसमें P32 है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे और एट एनी टाइम T इक्वल टू T मान लेते नहीं तक सर, ये जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम का जैसा ही है, बस यहाँ वाला चीज़ नहीं दिया हुआ है। करेक्ट, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इससे पहले का क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं उसमें प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं था, उसमें प्रोडक्शन कांस्टेंट, उसमें प्रोडक्शन ही था ना, ए का एक्टिविटी लैम्डा 1 इंटू N1 है ना, और लैम्डा N0 ई टू पावर है ना, तो प्रोडक्शन कांस्टेंट था या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा था। अगर इस तरीके से बन रहा था भाई, A2 किस तरीके से बन रहा था, इस तरीके से, जो A1 का डिसइंटीग्रेशन था वही तो A2 का प्रोडक्शन था। तो इससे प्रीवियस प्रॉब्लम प्रोडक्शन कांस्टेंट था या वेरिएबल था, इसलिए वो प्रीवियस प्रॉब्लम ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। बट इस केस में जो प्रोडक्शन का रेट Q है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बट एक्टिविटी को ही बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल। जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ वेरी करेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी करेगा, वैसे से एक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे dN/dt, अच्छा एक मिनट, T इक्वल 0 पे कुछ नहीं बोला हुआ है, मतलब 0, तो भाई ऐसा कभी T इक्वल टू 0 ही से सोचते हैं, ऐसा होगा कि जा ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है,
तो फिर कहाँ से जाएगा भाई ज़्यादा? मान लेते हैं कि आप खर्च कर रहे हैं 100 रुपया और कमा रहे हैं 80 रुपीज़, 20 कहाँ से? पहले सेविंग रहेगा तभी ऐसा कर सकते हैं, और नहीं सेविंग है तो नहीं कर सकते भाई। ऐसा नहीं सर लोन ले लेंगे, यहाँ पे लोन लेने वाला भी कहानी नहीं है, राइट। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ से एक इंट्यूशन नहीं लग रहा है कि एक्टिविटी कभी भी प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं होगा। ये बात थोड़ा सा मुझे लग रहा है, जो कोई आगे मैं प्रूफ कर दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो dN/dt इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? Q माइनस ए, चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट, इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ही नाम क्या है? एक्टिविटी। यहाँ तक लिखिए। और dN/dt इक्वल टू ए के बदले लिख सकते हैं हाँ या ना? ये आसान वाला इक्वेशन था। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एन, वेरिएबल इज एन, और 0 से n, हाँ या ना? t इक्वल 0 पे मेरे पास कंटेनर में P32 नहीं था, दोनों साथ साथ स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन और डिसइंटीग्रेशन, राइट। तो 0 से n और यहाँ पे 0 से t, इसको इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट पुट कीजिए फास्ट। लिमिट पुट करने के बाद n का वैल्यू क्या इतना बराबर आता है? देखिए तो सारा कुछ करने के बाद मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग कर लीजिएगा, खासकर मेडिकल वाले बच्चों के लिए कर देते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे किए हैं स्टूडेंट, ln, इसका इंटीग्रेशन ही होता है लैम्डा इंटू एन और डिवाइडेड बाई लैम्डा, करेक्ट। इस टाइप का इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 माइनस 3x, ये है ना। और 0 से n, तो 1 बाई लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? t, लैम्डा को यहाँ भेज दें, लैम्डा इंटू टी, राइट। ये पुट करेंगे तो ln q माइनस लैम्डा इंटू एन और माइनस ln q इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू टी। तो ln q माइनस लैम्डा n बाई q इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू टी। यहाँ तक सही है? ओ सॉरी, यहाँ पे लैम्डा रहेगा ना स्टूडेंट, माइनस लैम्डा, माइनस यहाँ पे रहेगा, माइनस से डिवाइड करेंगे ना इंटीग्रेशन के बाद, ये माइनस हो जाएगा। देखिए तो मैं पहले ही लिख दिया हूँ, ये तो पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लॉ का प्रॉपर्टी, इसका मतलब बेस ही है, तो q माइनस लैम्डा एन बाई क्यू इक्वल टू ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसी को सॉल्व करके यहाँ पे n निकाल दिए हैं, ठीक है। हो गया ना? तो पहला ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। नंबर ऑफ न्यूक्लियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, t इक्वल टू 0 पे न्यूक्लियस कितना? 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी में न्यूक्लियस q बाई लैम्डा, q बाई लैम्डा रहेगा, करेक्ट। और t इसका मतलब है
ऐसे आता है भाई एडवांस में क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होने से हिम्मत हारने लगते हो आप लोग। इस क्वेश्चन में एन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ भी आएगा, यही रहेगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन विथ डिक्रीजिंग स्लोप, कैपेसिटर का जैसा, कैसा किस जैसा, यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, क्यू बाई लैम्डा, मैक्सिमम एन, मैक्सिमम न्यूक्लियस क्या हो सकता है कंटेनर में जमा होने का, क्यू बाई लैम्डा रहेगा। तो इस टाइप का एडवांस, दिस द डिफरेंस बिटवीन एडवांस एंड नीट। अब एक क्वेश्चन तो नीट में आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा, डोंट वरी, ये कॉमन क्लास है, ठीक है। आपका कहानी वहाँ तक खत्म हो गया जहाँ पे फार्मूला किए थे ना, एन इक्वल टू एन नॉट वाला, हाफ के पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, उसी टाइप का आएगा। इसको हटाया जाए, एक ग्राफ तो बन गया, और दूसरा क्या पूछा गया था, तो यहाँ देखिए एक्टिविटी के लिए क्या, लैम्डा इंटू एन, तो एन में लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू, हाँ या ना, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट ना, ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो एक्टिविटी क्यू 1 माइनस, एक मिनट, t इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी क्या था ही नहीं न्यूक्लियस उसमें, तो 0 था एक्टिविटी, कंटेनर में न्यूक्लियस था, तो एक्टिविटी क्या 0, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे एक्टिविटी q, इसका मतलब है एक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्शन के बराबर हो सकता है। ये वैल्यू कभी निगेटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब, और ए वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, हाँ या ना, ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, लेस देन 1, तो ऑलवेज अगर लेस देन 1 है, एक क्या बोले, ये ब्रैकेट 1 से वैल्यू कैसे बड़ा होगा जरा बताइए तो आप लोग, ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा भाई, ये तो मुझसे नहीं पूछे, तो मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स क्या है, 1 माइनस दिस ऑलवेज क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा ना, इसका मतलब a बाई क्यू ऑलवेज लेस देन 1, इम्प्लाई व्हाट, a लेस देन q। इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि वैसा सिचुएशन जिसमें प्रोडक्शन और एक्टिविटी दोनों साथ साथ अगर शुरू हुआ है और पहले से कंटेनर में कोई न्यूक्लियस नहीं था, तो एक्टिविटी कभी भी प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम बराबर हो सकता है, वो भी कहाँ जाकर, इनफाइनाइट टाइम पे। इस क्वेश्चन से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे नहीं समझे। तो एक्टिविटी वर्सेस टी का भी तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम एक्टिविटी क्या हो सकता है, सब आएगा डायरेक्ट जेई मेन में। हो गया, और ऐसा ही ग्राफ आप लोग बना चुके हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, तो ऐसा ही ग्राफ आता था, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या था, हाउ सून आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट न्यूक्लियस विल इट एक्टिविटी इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ था नहीं, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल टू व्हाट, बोलिए, क्यू तो कांस्टेंट है, कितना था क्यू, 2.7 इंटू 10 टू पावर 9, 1 माइनस टाइम निकलना है, ए और ए आपस में क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/2.7 इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1/2.7, कितना हो जाएगा, 1.7/2.7 मतलब 17/27, राइट। कैसे सॉल्व होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ln बेस ई, टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस ई, तो क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा टी इक्वल टू ln 17/27, और ln को log में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास तो ln का टेबल नहीं रहेगा, log का टेबल रहेगा, राइट। तो 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू लॉग टेबल के हेल्प से निकल जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव रहेगा, log 17 का वैल्यू छोटा रहेगा, log 27 का वैल्यू क्या रहेगा,
बड़ा रहेगा। इसको इतना तो लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाए और लैम्डा आपके हाथ में है, उस लैम्डा को वहाँ पुट कर दीजिएगा। लैम्डा है ना आपके हाथ में, क्योंकि हाफ लाइफ दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर लेंगे। और यहाँ से क्या सीखे, उस शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। क्या सीखे हैं, वैसा सिचुएशन जिसमें किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का प्रोडक्शन भी हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, और वहाँ पहले से न्यूक्लियस नहीं था, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब एक्टिविटी कभी भी प्रोडक्शन से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। चलिए इसको हटाया जाए। हटाया जाए एवरीवन। एक क्वेश्चन बनाइए। ए रेडियो एक्टिव सैंपल decay with average life of 20 मिलीसेकेंड। हाफ लाइफ नहीं दे रहा हूँ, एवरेज लाइफ, तो वहाँ से लैम्डा निकल जाएगा 20 मिलीसेकेंड, फुल स्टॉप। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराडे is charged to some potential and then the plates are connected through a resistance R. Then plates are connected through a resistance R, capital R. ठीक है, मतलब पहले चार्ज किए, बाद में क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज के लिए, राइट। एक रेसिस्टर से बैटरी हटा दिए, चार्ज करने के बाद सम पोटेंशियल तक चार्ज किए, अब बाद में उसको हटाकर क्या किए हैं, रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब डिस्चार्जिंग। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, what should be the value of R so that ratio of the charge on the capacitor to the activity of radioactive sample ratio of charge on capacitor and activity of radioactive sample becomes constant with time, becomes constant with time। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ट्राई कीजिए, ये परफेक्ट क्वेश्चन है जेईई मेन के लिए। एवरेज लाइफ इक्वल टू 1 बाई लैम्डा था 20 मिलीसेकेंड, 20 मिलीसेकेंड।
ये किसका आंसर है? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा भाई, हाँ या ना, 1/T एवरेज। रिक्वायरमेंट होने से लैम्डा निकल जाएगा ना। सेकेंड इनवर्स लैम्डा मेरे हाथ में है, राइट। और जिस टाइप का क्वेश्चन है उसमें ए रहेगा, ए फार्मूला चलेगा या नहीं चलेगा? प्रोडक्शन तो बोला नहीं गया है, सिर्फ क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन। और एक्टिविटी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। तो सर रेडियो एक्टिविटी वाला बात तो हम लोग काम कर लिए। अब जानबूझ के स्यूडो टेंशन क्रिएट किया गया था, कुछ नहीं। पहले कैपेसिटर को चार्ज किया जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 100 माइक्रोफैराडे, करेक्ट। और इसको EMF इसे, तो यहाँ पे जब फुली चार्ज हो जाएगा तो Q0 माइनस Q0, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज करने के बाद कुछ पोटेंशियल तक चार्ज किया गया, तो ऐसा काम हम लोग क्या करेंगे, बैटरी से करेंगे जिसमें चार्ज Q0 आ गया। और फिर इसको क्या कर दिया, बैटरी से हटाकर किसी रेसिस्टेंस से हम लोग जोड़ दिए, राइट। इसमें t=0 पे चार्ज किया था, तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, क्या था, T/R से Q = Q0 e के पावर, ये तो मेडिकल का लेवल का ही है, ये तो फार्मूला पक्का पढ़े होंगे, कैपेसिटर पढ़ाया गया है। तो Q = Q0 e T/R से, करेक्ट। और Q0 फिक्स है, यहाँ पे कांस्टेंट है, चार्ज करके छोड़ दिया है, राइट। फिर बोला गया है किसका वाई, किसका Q/A है ना, Q/A का वैल्यू कांस्टेंट होने के लिए, तो ये रेशियो कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो Q = Q0 e T/R से और डिवाइड बाई A0 e के पावर। तो भाई ये टाइम के साथ कांस्टेंट कब रहेगा, जब टाइम नहीं रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, इसका मतलब टाइम वाला टर्म क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसका मतलब ए और ए कैंसिल हो जाए। ए और ए कैंसिल कब होगा, इसका मतलब ए वैल्यू इक्वल होना चाहिए। लॉजिक हो गया, यही तो इसमें लगाना था। इसका मतलब है कि लैम्डा = व्हाट, 1/RC। अगर लैम्डा = 1/RC हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो टाइम रहेगा ही नहीं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, ऑल द टाइम Q0/A0 ही नजर आएगा। यही क्वेश्चन था, तो यहाँ से R नहीं निकल जाएगा। R = लैम्डा × व्हाट, और सारा वैल्यू अगर ऐसा ही सिस्टम लीजिएगा तो आपका रेसिस्टेंस ओम में आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू पुट करें और C का वैल्यू पुट करें, और C का वैल्यू कितना है, 100 मत बोल दीजिएगा, 100 × 10⁻⁶ है, 100 × 10⁻⁶ पुट करके वैल्यू निकालिए, 200 ओम आना चाहिए, ठीक है। तो नीचे में लगा था बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ था, ये ट्रिकी था, ये परफेक्ट क्वेश्चन था नीट के लिए और JEE मेन के लिए, नीट के लिए भी और JEE मेन के लिए भी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको मॉडर्न फिजिक्स और कैपेसिटर दोनों आ गया।
चलिए ये तो नीट से भी नीचे का लेवल क्वेश्चन है कि फिर भी लिख लीजिए, कम से कम मेडिकल वाले बच्चे कुछ खुश हो जाएंगे। आज के क्लास में लास्ट प्रॉब्लम, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 20 आवर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 20 आवर। What fraction of original activity? What fraction of original activity will remain after 40 hours? आज क्लास में एक फार्मूला दिए हैं, देखिए तो। अब कुछ ढूंढते रहेंगे, सर आपने तो हाफ दिया था। आप लिखे, ये लिखे, अलग बात है, सेम बात है, एक ही बात है ना। इसको ऐसा कर सकते हैं, एक फार्मूला ए है, इसी फार्मूला को ए बना सकते हैं, ए इक्वल टू ए नॉट टू द पावर एन। अब बोलिए कितना हाफ लाइफ हो गया? 2 हाफ लाइफ। तो ए बाई ए नॉट, ये वैल्यू पूछा जा रहा है, इक्वल टू व्हाट? 1/2 का पावर, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी आफ्टर 40 आवर। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना पुट करिए? 2। इसका वैल्यू 1/4 रहेगा, आंसर है 1/4। तो परफेक्ट नीट का है, जेई में मतलब बहुत आसान हो जाएगा, बड़े परफेक्ट है नीट लेवल के लिए। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। तो आप लोग के लिए भी क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। द डीके कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, द डीके कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस copper 64 is 1.516 into 10 to the power -5 second inverse. Find the activity of 1 microgram of copper 64. Find the activity of 1 microgram of copper 64 microgram. एटॉमिक वेट दिया हुआ है 63.5 ग्राम पर मोल। कौन सबसे फास्ट कैलकुलेट करते हैं? एक्टिविटी के लिए यही चाहिए ना। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एक मिनट मैं सॉल्व करता हूँ। एन क्या है? नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियस उतना ही होगा ना जितना नंबर ऑफ एटम रहेगा। और नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेगा? जब नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल मास बाई एटॉमिक वेट, मास कितना है? सही है। और डिवाइड बाय
आप लोग को लग रहा है इतना कम मास है, एक्टिविटी होगा क्या? देखिए कितना बड़ा वैल्यू हो जाएगा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा भाई? कितना? एन ए, इसे मल्टीप्लाई होते ही कितना बड़ा वैल्यू हो गया? बहुत बड़ा वैल्यू हो गया है। ये नंबर ऑफ एटम्स है और हर एटम में एक न्यूक्लियस, हर एटम में, तो यही तो मेरा एन रहेगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है ना 1.516 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1 इंटू 10⁻⁶, 63.5, 6.023 इंटू 10⁻23। Just by doing this easy calculation, this integration per second, और एक डेटा लिख लीजिएगा 3.7 इंटू 10⁻10 DPS, फुल फॉर्म डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इक्वल टू होता है 1 क्यूरी। क्या होता है ये नोट करके रखिएगा, 1 CI, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो आंसर CI में दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है वो ये है 3.86 CI। ये DPS है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्या इसको CI में कन्वर्ट कर लेंगे इसके हेल्प से? इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, ये रट्टा मार लेना है, ठीक है। और बोलिए ये मैडम क्यूरी का ऑनर में यूनिट दिया गया, राइट? वही तो काम किया इस पर ज़्यादा। और ये 3.7 इंटू 10⁻10 DPS इक्वल टू 1 क्यूरी। लेकिन ये किसका एक्टिविटी है? ये किसी का एक्टिविटी है ना, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यह है 1 ग्राम रेडियम का एक्टिविटी। किसका? दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। ऐसा आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मेडिकल में कुछ भी आ सकता है। इसलिए ये जो वैल्यू रहता है रेफरेंस, वो कितना का एक्टिविटी है, किसका एक्टिविटी है? दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम, लिख लीजिए कहीं पे, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। तो स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें मास दिया रहेगा और एक्टिविटी निकालना रहेगा। तो मास से मोल निकाल लीजिएगा, मोल से एटम निकाल लीजिएगा, वही न्यूक्लियस रहेगा, और फिर ये फार्मूला लगा लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम, अब देखिए ये अनाउंसमेंट खास करके मेडिकल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हो सकता है सोचेंगे अच्छा इस हर क्लास में तो इतना ही टफ चलेगा, मेरे काम का ज़्यादा है नहीं। और नेक्स्ट क्लास डिट्टो आप ही का काम का रहेगा। अल्फ़ा डीके पढ़ाऊँगा, उसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा डीके, बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके। और एक क्वेश्चन आप लोग में बहुत आता है कि किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से 4 अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया तो पीरियोडिक टेबल में राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और फाइनल डाउटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा। तो सब यहाँ से ही सीखिएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।